शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नॉर्थ सिक्किम के जेमा में सेना का एक ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 16 जवानों की हुई मृत्यु। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने हादसे पर जताया गहरा शोक, घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति और तैयारियों पर की बैठक, कहा कोविड प्रबंधन के लिए राज्य रहे सक्रिय। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी, जो कोविन प्लेटफॉर्म पर आज से होगी उपलब्ध। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका लेने वाले भी ले सकते हैं ये नेजल वैक्सीन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, कहा उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर को वर्तमान दर से दोगुना करने की है क्षमता। और अब समाचार विस्तार से। नॉर्थ सिक्किम में सेना की एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 16 जवानों की मृत्यु हो गई है। इस हादसे में 4 जवान घायल भी हुए हैं। भारतीय सेना ने बयान में कहा है कि 23 दिसंबर 2022 को जेमा उत्तरी सिक्किम में सेना के एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। इस सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के 16 वीरों ने अपनी जान गंवाई है। सेना ने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले का हिस्सा था, जो चटन से सुबह थंगू की ओर बढ़ रहा था। जेमा के रास्ते में वाहन एक तीव्र मोड़ पर फिसल गया। सेना के मुताबिक बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया और 4 घायल जवानों को हवाई मार्ग से निकाला गया। दुर्भाग्य से 3 जूनियर कमीशन अधिकारी और 13 सैनिक इस दुर्घटना में जीवित नहीं बचे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम हादसे पर गहरा दुख जताया और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उत्तरी सिक्किम में हुई दुर्घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में सेना के जवानों की जान जाने से गहरा दुख हुआ। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। जो लोग घायल हुए, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश में कोविड की स्थिति को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मुद्दे पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। आज हुई समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड प्रबंधन के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेट की रणनीति को कारगर बताया। उन्होंने कोविड के उपयुक्त व्यवहार पर जोर दिया। इससे पहले कल मनसुख मांडविया ने कोविड के ताजा हालात पर संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिया था। और इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि भारत में अब जल्द ही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। नेजल वैक्सीन 2 डोज में दी जाएगी। नेजल वैक्सीन को कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले दोनों लोग ले सकते हैं। साथ ही नेजल वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर भी ली जा सकती है। फिलहाल निजी अस्पतालों में लोग नेजल वैक्सीन ले सकते हैं। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन आज से कोविन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। वहीं एम्स रायबरेली के डायरेक्टर अरविंद राजवंशी ने कोरोना के बढ़ते मामलों के संदर्भ में बताया है कि भारत में इस वेरिएंट को लेकर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक रूप है, जिसका भारतीयों पर अधिक प्रभाव नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संक्रमण को रोकने में कारगर होता है। डॉक्टर अरविंद राजवंशी ने बच्चों पर इसके असर को लेकर कहा कि हमें चिंतित नहीं, सतर्क रहना चाहिए। कितने केसेस हुए, कितनी डेथ हुई, वो पिछले
जो वेव आई, वेव 1, 2, 3, उसके बारे में भी ज्ञान नहीं है। तो आंकड़े कुछ थे और आंकड़े अब क्या है। रही बात इस वेरिएंट की, ये वेरिएंट ओमिक्रॉन से थोड़ा ज्यादा घातक है। ये लंग को डायरेक्ट अटैक करता है, नोज को बाईपास भी कर सकता है, इसीलिए ये घातक ज्यादा है। और अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गए हैं। तय वक्त से हफ्ता भर पहले ही संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ था। सदन की कार्यवाही 29 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस सत्र में निचले सदन की कुल 13 बैठकें हुई और लोकसभा की उत्पादकता 97% रही। आदर्श स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण विषय पर एक निजी संकल्प माननीय सांसद रडप्पा नालकोंडा गारी द्वारा 16 दिसंबर 2022 को प्रस्तुत किया गया। इस पर चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई। माननीय सदस्यगण 8 दिसंबर 2022 को सभा में जिम्बाब्वे के संसद के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब फ्रांसिस एन मुंडेडा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए जिम्बाब्वे का एक शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। इस सत्र के दौरान राज्यसभा में जमकर विधायी कार्य हुआ। सदन में शीतकालीन सत्र में हुए काम के विषय में जानकारी देते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्यसभा में कुल 13 बैठकें हुई, जिसमें 74 घंटे 50 मिनट कामकाज हुआ और कुल उत्पादकता 102% रही। राज्यसभा में 9 बिल पास किए गए। सदन में 20 घंटे चर्चा हुई। 160 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। इसके साथ ही सदन में 31 निजी विधेयक पेश किए गए, तो वहीं 205 स्पेशल मेंशन दर्ज किए गए। 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes against the total scheduled time of 63 hours and 26 minutes. Productivity 102%. 82 starred questions answered. Response to 1920 unstarred questions tabled. 9 bills passed returned after 20-hour discussion with 160 members' participation. वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के शीतकालीन सत्र के समापन के बाद प्रेस वार्ता में संसद के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में कुल 13 बैठकों में 7 बिल पास हुए। लोकसभा की उत्पादकता 97% रही, वहीं राज्यसभा की उत्पादकता 103% रही। और स्पोर्ट्स के प्रमोशन के बारे में एक चर्चा होकर कंक्लूड हुआ है। राज्यसभा सीरियस इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुआ है। ओवरऑल जैसे माननीय स्पीकर और चेयरमैन साहब ने जिक्र किया है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लोकसभा इज 97% एंड राज्यसभा इज 103%।
और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में आज किसान दिवस के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने किसान उत्पादक संगठन को दिए जाने वाले ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले 5 किसान उत्पादक संगठनों को पुरस्कार प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर देश को मजबूत करना है तो कृषि और किसानों को मजबूत करना होगा। कृषक उत्पादक संगठनों के उत्पादों की प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया और कृषि क्षेत्र से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक की उपयोगिता का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजाद भारत में पहली बार हुआ है जब किसान देश की राजनीति के एजेंडे का हिस्सा बना और ईमानदारी से योजनाएं अन्नदाता किसानों तक पहुंच पाई हैं। खेती में उन्नत तकनीक का प्रयोग होते हुए भी हमने विगत 8 वर्षों में देखा है। अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को अब तक 51,000 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। विगत 5.5 वर्ष के अंदर बिना किसी बिचौलिए के अन्नदाता किसानों से सीधे क्रय करने का कार्य जहां उनके उत्पाद को किया गया, वहीं उन्हें एमएसपी डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में देने का कार्य भी किया गया। और जैसे यहां पर कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि 1,84,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हुआ। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया गया, बल्कि जब तक किसान के खेत में गन्ना का एक भी डंठल होगा तब तक चीनी मिलें चलेगी। इस विश्वास के साथ प्रदेश के अंदर सभी 119 चीनी मिलों को चलाया गया। वहीं किसान दिवस के अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज किसान दिवस है। हमारे अन्नदाताओं के श्रम, मेहनत और योगदान को याद करने का दिन है। भारत में जब भी बात आर्थिक तरक्की की होती है उसमें सबसे अहम योगदान कृषि क्षेत्र का आता है। देश को कृषि प्रोत्साहन मिल रहा है तो प्रगति के रास्ते भी दिख रहे हैं। किसान दिवस की शुरुआत साल 2001 में हुई। 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन को भी किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है। किसानों की आय बढ़ाने और खेती को लाभप्रद बनाने में इन योजनाओं का बड़ा हाथ है। हर किसान को इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें इसका लाभ भी उठाना चाहिए। इसीलिए आज किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेती किसानी से जुड़े लोगों को पुरस्कार प्रदान किए। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हित में कई अहम काम किए थे। उत्तर प्रदेश में आज किसान दिवस को किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। कृषकों, कृषि उद्यमियों और कृषि वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। किसान उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ को भी सम्मानित किया गया। वैसे भी प्रदेश भर में एफपीओ को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत 2 करोड़ 60 लाख किसानों को लाभ पहुंचा है। देश के कुल खाद्यान्न का 20% आपूर्ति उत्तर प्रदेश करता है।
प्रदेश में 75 जिलों में 79 कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके काम कर रहे हैं। योगी सरकार ने अब तक 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई तरीके के प्रयास कर रही है। बिचौलियों को हटाकर सीधा किसानों के खाते में अब पैसा भेजा जा रहा है। बीज से बाजार तक किसानों को कई तरीके की सुविधाएं दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा अन्नदाता लगातार आगे बढ़ रहा है। किसानों को तकनीक से भी लैस किया जा रहा है। कोरोना संकट में एकमात्र कृषि ऐसा क्षेत्र था जो चलता रहा और उसने देश को मजबूती प्रदान की, लोगों को भूखा रहने से बचाया। रूस यूक्रेन की वजह से दुनिया के कई देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहे हैं, पर ये भारत ही है या यूं कहें ये हमारे देश के अन्नदाताओं की मेहनत ही है कि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं। जब दुनिया भूखी थी तब भारत अन्न उत्पादन में काफी आगे था। बात बदलाव की हो तो ये भी देखना होगा क्या हम अपने किसानों को समय के साथ बदल पाए हैं, क्या परंपरागत खेती के अलावा आधुनिक खेती की तरफ किसानों को मोड़ पाए हैं, क्या किसानों को तकनीक से जोड़ पाए हैं। ये सारे प्रयास जारी हैं और शायद इसीलिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि योजनाओं के द्वारा अब महिलाएं सशक्त हो रही हैं। समाज में किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक एक महीने का विशेष तौर से जो लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध एक जनजागरण का अभियान था, उस अभियान को उत्तर प्रदेश में भी सफलतापूर्वक संचालित किया गया और उस कार्यक्रम का आज समापन था। हमारी राज्य मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी और सभी विभाग के अधिकारीगण इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए हैं और एक जो मैं देख रहा हूं विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण, हमारी डबल इंजन सरकार का तो संकल्प है ही, लेकिन महिलाओं के अंदर भी एक नया जोश देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है और वह भी अपनी भूमिका महत्वपूर्ण तरीके से परिवार के अंदर भी, समाज के अंदर भी दर्ज कराने का काम कर रही। अगली खबर प्रयागराज से है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में आज भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जाना और उनके निस्तारण का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री ने सर्किट हाउस के सभागार में अधिकारियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने माघ मेले की तैयारियों की समीक्षा की और कोविड अनुरूप सुविधाओं का निर्देश भी दिया। मेला एक परंपरागत तरीके से धार्मिक अनुष्ठान है और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कल्पवासी आते हैं। कोरोना की चुनौतियों को लेकर के सरकार ने सभी प्रकार से सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है, लेकिन मेला क्षेत्र में जो अतिरिक्त सुविधाएं देनी पड़ेगी दिया जाएगा, लेकिन मेला सकुशल, सुरक्षित, सुव्यवस्थित संपन्न हो। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब बात लखनऊ की। शिक्षा के क्षेत्र में अलग पहचान रखने वाले लखनऊ के डीएवी कॉलेज का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज कॉलेज परिसर में 108 कुंडीय देव यज्ञ आयोजित किया गया। साथ ही शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कॉलेज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है।
इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने डीएवी कॉलेज से जुड़े सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को कॉलेज के शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दी। डीएवी कॉलेज के प्रबंधक मनमोहन तिवारी और कार्यक्रम के मीडिया संयोजक राजीव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पिछले वर्ष कोरोना की वजह से शताब्दी वर्ष नहीं मनाया जा सका था। इस वर्ष इसको संपन्न कराया जा रहा है। आज के इस अवसर पर सभी अपने छात्रों का, सभी देश और प्रदेश के जो हमारे छात्र हैं, जो भूतपूर्व छात्र हैं, मैं उनका नागरिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका जो सहयोग मुझको मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। आज मेरे पास शब्द नहीं है कि आज ये विद्यालय 100 साल पूरे कर चुका है और सफलतापूर्वक चल रहा है। और पूरे साल ये आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला जो है वो आयोजित होगी, जिसमें हमारे छात्र छात्राएं, पूर्व छात्र, पूर्व शिक्षक सभी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से भाजपा के नेताओं के ऊपर की गई लगातार अभद्र टिप्पणी के मामले में भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और समाजवादी मीडिया सेल के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार की जा रही अभद्र टिप्पणी के पीछे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लगातार गाली गलौज की, अभद्रता की, अश्लीलता की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब मेरे वृद्ध माता पिता, मेरी पत्नी के विरुद्ध अश्लीलता, अपमानजनक और गाली गलौज की टिप्पणियां की गई तो पानी सर से ऊपर हो गया। मैंने इस पूरे मामले का संज्ञान एमपी एमएलए कोर्ट के सामने मैं लेकर के गया हूं, माननीय न्यायपालिका के शरण में गया हूं कि माननीय न्यायपालिका अखिलेश यादव जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जो इस ट्विटर हैंडल के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, इनको दंडित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि राजनीति में इस प्रकार की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती है। अब राजनीति में आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन अगर किसी के विरुद्ध, माता पिता के विरुद्ध, पत्नी के विरुद्ध अगर आप अश्लीलता की कोई टिप्पणी करें, अपमानजनक टिप्पणियां करें, गाली गलौज करें, तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और अब बात रामपुर की। 2 जन प्रमाण पत्रों के मामले में रामपुर में आज सपा के नेता आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले कोर्ट में पेश न होने पर गुरुवार को आजम खान पर कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। कोर्ट में सुनवाई के बाद बाहर आए आजम खान ने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं फिरोजाबाद के सिरसागंज में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत एमडी जैन कॉलेज में जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में जिले के 76 विद्यालयों के 278 विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने विज्ञान, गणित और कृषि से संबंधित 144 आकर्षक मॉडल प्रदर्शित किए। आयोजन में 6 विषयों पर ये मॉडल बनाए गए थे, जिसमें मृदा नमी परीक्षण, प्रेशर वाटर, स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक टेस्टर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गणित की प्रमेय, फाउंटेन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि मॉडल आकर्षण का केंद्र रहे। पूरे जनपद के 5 तहसील के लगभग 76 विद्यालय हैं, जिसके कम से कम 304 मॉडल यहाँ पर 304 विद्यार्थियों ने प्रतिभा किया है। लगभग 175 मॉडल्स यहाँ लगे हुए हैं, जिसमें बच्चों ने 6 विषयों पर बहुत अधिक अच्छे आकर्षक मॉडल बनाए हैं, जिनकी सुबह एसडीएम सर ने और अभी डीआईएस में हमने बहुत सराहना की है। इनमें जूनियर और सीनियर पर बांटे गए हैं। 6 ग्रुप्स हैं। इसमें पर्यावरण है, जैव विविधता है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी है, खेल खेल में गणित है। इन विषयों पर बहुत आकर्षक मॉडल हैं। जनपद स्तर की समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में हमारे लगभग 75 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया है। सभी बच्चों ने अपने मॉडल, प्रोजेक्ट इत्यादि बनाए हैं और इससे आज यही प्रेरणा मिलती है कि एक बच्चा जैसे अपना मॉडल बना करके ले आया है, वो दूसरे बच्चे को प्रेरित करे और दूसरा बच्चा भी इससे सीख ले। इस प्रकार से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो बच्चे के अंदर। जो पिन टर्मिनल हमने बनाया है, ये बिजली को बनाते हवा से चलता है, और अभी हमने दिखाने के लिए बैटरी यूज की है इसके लिए। अभी इसे बिजली बनाता है, इससे ही हमारे लाइट्स वगैरह सारी चीज चलती है गाँव वगैरह में। और अंत में खबर क्रिकेट जगत से।
आगामी आईपीएल सीजन के लिए आज खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें सैम करन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सैम करन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा। सैम करन इंग्लैंड की ओर से खेलते हैं। इंग्लैंड के ही हैरी ब्रुक के लिए भी जमकर बोली लगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने हैरी ब्रुक को 13.25 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। और समाचारों के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्थ सिक्किम के जेमा में सेना का एक ट्रक हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 16 जवानों की हुई मृत्यु। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने हादसे पर जताया गहरा शोक। घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति और तैयारियों पर की बैठक। कहा, कोविड प्रबंधन के लिए राज्य रहें सक्रिय। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी, जो कोविन प्लेटफॉर्म पर आज से होगी उपलब्ध। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका लेने वाले भी ले सकते हैं ये नेजल वैक्सीन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर को वर्तमान दर से दोगुना करने की है क्षमता। और इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।